अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज 30 जनवरी है, 8 दिन बाकी हैं। पाकिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। एक और इलेक्शन है, एक और साबिक वज़ीर-ए-आज़म है और एक और सज़ा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी दोनों को साइफ़र केस में 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। सवाल ये कभी था ही नहीं कि सज़ा सुनाई नहीं जाएगी। सवाल तो ये था कि सज़ा कितनी सुनाई जाएगी, और आज वो सवाल, उसका जवाब मिल गया। चैमगोइयाँ हो रही थी, सज़ाए मौत की बात हो रही थी, 14 साल कैद बामुशक्कत की बात हो रही थी, 10 साल की भी बात हो रही थी। तो 10 साल कैद जो है वो सुना दी गई है साबिक वज़ीर-ए-आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा को। इस फैसले के पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात पर क्या असरात होंगे? जब ये मामला, ये केस अपील में जाएगा तो क्या ये सज़ा बरकरार रहेगी, और इस सज़ा के सुनाए जाने में जो इंसाफ के तकाज़े हैं, क्या उनको पूरा किया गया? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढने की आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतवक्के तौर पर क्या लाएअमल हो सकता है? 8 फरवरी के इंतखाबात को बायकॉट करने का क्या कोई इम्कान मौजूद है? अभी तक ऐसी कोई गुफ्तगू में कहीं शायबा भी नहीं मिलता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पैराए में सोच भी रही हो कि 8 फरवरी के इंतखाबात का बायकॉट कर दिया जाए। अगर बायकॉट नहीं करेंगे, जो उम्मीदवार जिनको बैक कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या अब उनको एक सिंपैथी फैक्टर का वोट मिलेगा या फिर लोग मायूस होकर घर बैठ जाएंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या सूट करता है कि किस किस्म का टर्न आउट हो इन इलेक्शंस में? पाकिस्तान में इलेक्शंस की शफाफियत के हवाले से इस सज़ा के सुनाए जाने के क्या असरात होंगे? बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन इस तमाम मामले को किस तरीके से देखेंगे? बैनुल अक़वामी मीडिया जो अब पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो चुका है इन इंतखाबात की कवरेज के लिए, वो किस तरीके से इसको रिपोर्ट कर रहा है? जाहिर है कि ये इस वक्त एक इंटरनेशनल स्टोरी बनी हुई है। साइफर के मामले में कुछ इंतहाई अहम तफसीलात ड्यूरिंग द प्रोग्राम में आपके सामने भी रखूंगा। इसका हिस्ट्री, इसका बैकग्राउंड, ये सब कुछ हुआ कैसे, और पहले आगाज़ में मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ वो रद्द-ए-अमल जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि अगेन एक ऐसे वज़ीर-ए-आज़म जो सज़ा याफ्ता रहे हैं, उस वक्त भी वाज़े तौर पर नज़र आता था कि अदालतें तुली हुई हैं कि नवाज शरीफ को सज़ा सुनानी है। तो आज अदालतें अगर तुली हुई नज़र आईं तो ये एक दायरे का सफ़र है, इट्स अ विशियस साइकिल जिसमें हम घूम रहे हैं, घूम कर फिर वहीं पहुंच जाते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि सफ़र का आगाज़ हो, लेकिन सफ़र जो है वो मुसलसल उसी जानिब चल रहा है जिससे कम अज़ कम मुल्क का कोई भला नहीं हो रहा। नवाज शरीफ ने क्या कहा इस सज़ा के मामले पर, सुनिए। जो नुकसान हुआ उस सारा गम दुख में सह गया कोई, लेकिन सहने के बावजूद मैंने कोई कौमी राज फाश नहीं किया, खुद पर जुल्म बर्दाश्त किया, जख्म सहे, लेकिन पाकिस्तान पे जख्म नहीं लगने दिया मैंने। और ये शख्स जैसे इसको इक़्तिदार जाता हुआ नजर आया, इसने पाकिस्तान पे हमला किया। नतीजा आज देख रहे हैं जो अदालत में आया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज शरीफ, जो कि चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं मुस्लिम लीग नवाज की, 28 जनवरी 2023 को लंदन से वापस पाकिस्तान पहुंची थीं। वापस आने के बाद उन्होंने कुछ तकारीर की। सरगोदा में जो जलसा किया उसमें उन्होंने कुछ मामलात सामने रखे। उन्होंने कहा कि इंतखाब होगा लेकिन पहले इंसाफ होगा, इंतखाब होगा लेकिन पहले दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इमरान खान भी 200 से ज़ायद पेशियाँ भुगतेगा, सज़ा होगी, और वो जो बात करती गई एक एक करके वो तमाम बातें पूरी होती गईं। और आज इंतखाबात से महज 8 दिन पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। मरियम नवाज शरीफ ने अपने जलसे में हारूनाबाद में जो गुफ्तगू की, उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। जब नवाज शरीफ साहब को पनामा जैसे ड्रामे में सजा हुई तो इमरान खान उस सजा पे अपने लोगों को मिठाई खिला रहा था। नवाज शरीफ साहब ने इमरान के 10 साल पे किसी ने कोई मिठाई नहीं बांटी, हमने कोई खुशियां नहीं मनाई। उसने एक झूठा कागज लहरा के कहा कि ये साइफर है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, झूठ बोला, कौमी सलामती से खेला। साजिश से निकाले जाने के बावजूद क्या एक बार भी नवाज शरीफ ने कोई कौमी सलामती से खेला? सियासी जमातें अपने मुल्क पर हमला कर देती हैं।
अब मरीम नवाज साहिबा का गालिबन अंडरस्टैंडिंग का कोई इशू है। वो कह रही हैं कि झूठा कागज़ लहराकर उसको साइफर तस्लीम किया गया, जब ही सज़ा सुनाई गई। अगर उसको झूठा कागज़ समझा जाता तो झूठ की सज़ा होती, ना कि साइफर को डिस्क्लोज़ करने की। अभी सारे मामले में 22 दिसंबर 2023 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यही मामला ज़मानत के केस के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के सामने लगा था। उस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के दीगर 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, उन्होंने इस केस की समाअत की थी। और वहाँ पर आने वाले रिमार्क्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उनके पैराए में शायद अब इस जजमेंट को देखने की ज़रूरत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने क्या कहा था कि कौन सी सेक्शंस अट्रैक्ट नहीं करती, सजाए मौत या दीगर जो पनिशमेंट्स, जिस किस्म की सख्त सजाएं जिसका जो है वो शायद अट्रैक्ट नहीं करती, लिहाजा शायद ज़मानत जो है वो दिया जाना बनता है। और कुछ इसी किस्म की राय जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला की थी। और प्रोसिक्यूशन जो है उसके हवाले से कुछ बहुत ही अहम नकात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उठाए गए थे। लेकिन फिर जब तफसीली फैसला जारी हुआ तो उसमें ये कहा गया वाज़े तौर पर कि जो रिमार्क्स हैं इस केस की प्रोसीडिंग के दरमियान दिए हुए, वो अडयाला जेल में जारी समाअत के ऊपर असरअंदाज नहीं होने चाहिए। तो वो बिल्कुल असरअंदाज नहीं हुए। जजमेंट आ गई। अगर किसी के जहन में ये शुबा था कि अदालत लगी तो शायद इमरान खान जो है वो इस सज़ा से बच भी सकते हैं। लेकिन गुज़श्ता 4 से 5 जो समाअतें हैं वो जिस तरीके से चली, तो बड़े लोग जो हैं वो इस बात में कन्विंस हो गए थे कि सज़ा तो सुनाई जा रही है, मुअम्मा सिर्फ ये था कि सज़ा कितनी सुनाई जाएगी, क्या कुछ होता रहा इस दौरान। इसके हवाले से भी बात होगी। मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब, स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, बड़े रिपोर्टर हैं, इस तमाम कार्रवाई को जाकर भी कवर करते रहे। और जाहिर है कि हर रोज़ एक्सेस नहीं मिलता था यहाँ पर रिपोर्टर्स को, तो चंद एक समातें जो हैं इन्होंने मिस भी की, लेकिन इन तमाम समातों की कवरेज करते रहे। मेरे साथ जो है वो माहिर कानून जनाब राजा आमिर अब्बास साहब भी मौजूद हैं। उनसे भी हम पूछेंगे कि जो लीगैलिटी है इस और जो क्रेडिबिलिटी है अब इस जजमेंट की, उसके बारे में उनकी क्या राय है। जो प्रोसेस फॉलो हुआ है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, क्या इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा करता है। आइन जो शफाफ ट्रायल का, फेयर ट्रायल का हक देता है हर पाकिस्तानी शहरी को, तो क्या वो दिया गया या नहीं दिया गया। और कुछ ही देर में मुझे हाफिज़ एहसान खोखर साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। अगेन एक माहिर कानून है। आगाज़ जो है वो गुफ्तगू का करूँगा साकिब बशीर साहब से। साकिब बशीर साहब, मुझे ये बताइए कि मैं आपके ट्वीट्स भी देख रहा हूँ, मैं आपके तबसरे भी देख रहा हूँ, आप तो 4-5 दिन से बड़े कन्विंस्ड नज़र आ रहे थे कि बस अभी 48 घंटे, 72 घंटे, 96 घंटे सज़ा आ रही है। ये हाउ वाज यू सो श्योर, आपको इतना यकीन क्यों था इस पर? इसलिए यकीन था कि ये बुध से ऐसी कोई सिचुएशन बनना शुरू हुई, 4 गवाहों पे जरा हुई। उसके बाद थर्सडे को जो वकला थे इमरान खान साहब के और शाह महमूद कुरैशी के, उनके वकला 12 बजे पहुंचे, उससे पहले ही समाअत अडजर्न कर दी गई और वकला की गैरहाज़िरी लगा दी गई कि वो आए क्यों नहीं है। तो उसके बाद जुमा के रोज़ कोई मेडिकल कोई सर्टिफिकेट उन्होंने दिया था कि इस वजह से जो लीड काउंसिल हैं वो नहीं आए, तो उसको अदालत ने उसको रिजेक्ट किया। और जब समाअत ख़त्म हुई तो समाअत ख़त्म हुई इसी तरह कि कल अब समाअत होगी। तो बाद में जब ऑर्डर आया है और मे बी जो जब मीडिया जो है बाहर चला जाता है तो उसके बाद प्रोसीडिंग्स जो है वो जारी रही हों, और उस दौरान फिर ऑर्डर आया है कि अदालत ने कहा कि जो इनकी जो वकला थे उनकी जगह सरकारी वकील अपॉइंट कर दिए गए हैं। और अगले दिन सुबह 9 बजे सरकारी वकला वहाँ पे पहुँचे हुए थे और उन्होंने जरा भी शुरू कर दी और 9 गवाहों पे जरा जो है हफ्ते वाले दिन कर दी। तो जिस दिन ये अपॉइंटमेंट हुए सरकारी वकील, और एक ही दिन में 9 गवाहों पे, इतने इंपॉर्टेंट गवाह के अगर उन पे लीड काउंसिल जरा करते तो एक गवाह पे एक दिन लग जाता, कितने कितने घंटे लग जाते हैं, क्योंकि जरा जो है पूरे ट्रायल का क्रक्स होती है। तो वो जब जैसे काम शुरू हो गया तो उसके बाद ये जो है वो असरात आना शुरू हो गए थे कि अब जो है वो ये जजमेंट आई के आई, और क्योंकि सरकारी वकला है और एक दिन में 9 और फिर तो क्या स्टेट काउंसिल की अपॉइंटमेंट, सरकारी वकला की तैनाती, इसके लिए जवाज़ खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम ने फराहम किया कि वकला जो है वो इतने इंपॉर्टेंट मुकदमे में, चाहे वो इंतखाबात लड़ रहे हो, जो भी कर रहे हैं, उनकी प्रोफेशनल जिम्मेदारी हैं। और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ, जाहिर है कि वो उनके सियासी लीडर भी हैं,
उनके मुकदमे में वो पेश नहीं होते, तो जवाब तो उन्होंने खुद नहीं आपको लगता कि फराहम किया कि हाँ ठीक है अब स्टेट काउंसिल अपॉइंट हो जाए, या फिर अदालत जो है उसने थोड़ा सा ज़्यादा ही इख्तियार को इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा नहीं हम बिल्कुल डिले बर्दाश्त नहीं करेंगे? तो शायद ये एक तासुर है कि जल्दी थी कि बस जल्दी जल्दी निपटाया जाए मुकदमे को। नहीं, तेज़ी तो थी। मतलब मैंने जो कैलकुलेशन की है कि क्या जो वकला हैं इनकी एंड पे कोई चीज़ थी, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह मैं बता देता हूँ कि कोई भी इतना सीनियर कौंसल है, मतलब ये सिकंदर जुल्करनैन सलीम है या सलमान सफदर, ये फौजदारी के माहिर हैं और जरा में भी ये बहुत महारत रखते हैं, इसीलिए ये केस सारा जरा के इर्द गिर्द घूमता था। मतलब आजम खान पे जरा होनी थी, असद मजीद पे जरा होनी थी, सोहेल मामूज पे जरा होनी थी, फैसल तिरमिजी पे जरा होनी थी। ये 4-5 जो गवाह हैं इन पे जो जरा होनी थी, पूरा क्रक्स जो आपने इंट्रो में बताया, उन तमाम सवालात के जवाबात आने थे। जो एक तरफ के लोग कहते थे साइफर मौजूदगी है साइफर की, दूसरी तरफ के कहते थे साइफर नाम की चीज़ ही नहीं है। हर चीज़ खुल के सामने आ जाती। और इसी वजह से जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ये मुतालबा करते रहे हैं, ये एक हफ्ता पहले उन्होंने मीडिया के करीब आके बात की, उन्होंने कहा हमारा ये मुतालबा है कि जो जरा है ये बराह रास्त दिखाई जाए, सारी पब्लिक देखे। तो इसलिए जरा में सारा कुछ आना था, तो वो जब जरा से वो अलग हो गए। और जो वकला की आपने बात की, तो जब इतने सीनियर वकला होते हैं, राजा आमिर अब्बास साहब को भी आइडिया है कि लाहौर से अगर वकील आ रहे हैं तो उनके केसेस यकीनी तौर पर लाहौर में भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह पे होते हैं। फिर वो एडजस्ट कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप एक वकील को किसी केस में हायर कर लें तो आपने खरीद लिया कि आप जनाब आपने रात 9 बजे फ्री होना है और सुबह 9 बजे फिर पेश होना है, फिर अगले दिन 9, फिर अगले दिन 9 बजे। ऐसा होता नहीं है। तो जो साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में चल रही थी वो रोजाना की बुनियाद पे चल रही थी, और वहां पे जो मामला हुआ है वो फ्राइडे का हुआ है। फ्राइडे उनकी गैर मौजूदगी की वजह से ये इशू हुआ है। मेरा ये ख्याल है कि अगर बहुत ही काउंट करके लाएं तो वकला का इतना भी नहीं बनता। उसमें ये हो सकता था कि अगर थर्सडे नहीं आए तो आप मंडे की तारीख डाल दें, ट्यूसडे वेंसडे डाल दें। एक और बात कि जो डायरेक्शन केसेस होते हैं, मतलब हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि इस ट्रायल को आप जो है वो 2 माह में 3 माह में मुकम्मल करें। मैंने वो ट्रायल भी कवर किए हैं, डायरेक्शन केसेस के आप डे टू डे हियरिंग करके इनको मुकम्मल करें। डे टू डे का मतलब भी वो डे टू डे नहीं लेते, बल्कि वीक में 2 समातें हुआ करती हैं। यहां पर तो सुप्रीम कोर्ट ने इतना लिखा था कि आप इसको जो है वो जल्दी जो है वो मुकम्मल कर लें। डे टू डे जो समात होती है, डे टू डे में फिर यही मसला आता है। अब जो इतने तो जाहिर है कि ये डे टू डे जो है वो डे एंड नाइट में कैसे कन्वर्ट हुआ? राजा आमिर अब्बास साहब मुझे बताइएगा कि मैं बहुत ही अहम पहलुओं पर केस के बजरा बाद में आऊँगा। पहले मुझे ये बताइए कि ये डे एंड नाइट केसेस जो हैं, ये एक बड़ी तनकीद हो रही है कि सुबह 9 बजे समात का आगाज़ हुआ तो फिर अगली तारीख आ गई और केस जो है वो चल रहा था, और फिर जब वक्फा भी हुआ तो 8 घंटे का हुआ कि 8 घंटे के बाद दोबारा बैठेंगे। ये आपको लगता है कि ये तनकीद जायज़ है कि इस तरह तो समात नहीं की जाती? बिल्कुल एक हिस्ट्री तरीके से एक बड़ा जल्दबाजी में ये सब कुछ प्रोसेस जो है वो किया जा रहा था। ईसा अभी साकिब बशीर ने बड़े कहा कि जी जो डायरेक्शन केसेस होते हैं उसमें भी ऐसे डे टू डे नहीं होता। तो जब हाई कोर्ट की डायरेक्शन के केसेस में ऐसे नहीं होता तो फिर आप खुद सोचें कि ये फिर कौन सा डायरेक्शन केस था कि जिसमें डे एंड नाइट करना पड़ गया। अब हाई कोर्ट के डायरेक्शंस वाला केस तो नहीं चलता। अब यहाँ भी क्या डायरेक्शंस उनको कोई कानून में से नजर आ रही थी कि जी कानून में कहीं लिखा हुआ है, या उन्होंने वो वर्ड एक्सपीडिशियसली को किसी और लैंग्वेज में पढ़ लिया है कि जी इसको रात को भी चलाया जा सकता है। कोर्ट की एक टाइमिंग होती है, खासकर जेल के अंदर ट्रायल में। तो बात ये नहीं है कि जी ये जो जेल ट्रायल है इसमें जज साहब ने क्या वजह हुई कि अचानक ये फैसला किया गया कि अब हमने इसको विद इन अ कपल ऑफ डेज खत्म करना है। इसको सोचने की बात है कि ऑब्वियसली ये अगर चला आ रहा था तो 2 ही वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि जी शायद कोई कमिटमेंट थी कि जी इलेक्शन से पहले, वो जैसे पीटीआई वाले कहते हैं कि जी लंदन प्लान का ये भी हिस्सा है, तो उससे पहले हमने ये कर देना है क्योंकि उसके बाद नई गवर्नमेंट नई चीजें आएंगी तो शायद ये प्रोलॉन्ग हो जाए मैटर। तो ये एक हमने एक इलेक्शन में, जैसे लोग कहते हैं कि जी कोई इलेक्शन लड़ रहा हो तो उसके पास चले जाते हैं कि जी हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
तो वो कहते हैं कि जी ठीक है, कोई टेंट ले आता है, कोई और पैसे दे देता है, कोई पोस्टर छपवा देता है, तो शायद ये भी कोई एक ऐसा हो कि जी ये ले इलेक्शन के लिए आपको एक और तोहफा। या फिर एक टेक्निकल बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट रोका गया है, आप एक जेन में रखिए, आई एम अ क्रिमिनल लॉयर, 3 डिकेड्स हो चुके हैं क्रिमिनल लॉ में या क्रिमिनल केसेस में। जो केस होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन ही केस होता है, टोटल इंटायर केस डिपेंड्स ऑन दैट। तो क्रॉस एग्जामिनेशन के 2 पहलू थे, एक तो उसने केस को डिस्ट्रॉय करना था, ब्लास्ट करना था, खत्म कर देना था। दूसरा उसमें ये होना था कि ये क्रॉस एग्जामिनेशन की जब स्टेटमेंट्स बाहर आनी थी, तो ये फिर आपकी पूरी इंटरनेशनल मीडिया को के पास जानी थी, उनकी कंजम्पशन में भी जानी थी। और अभी जैसे वो मरीम बीबी का आपने जलाया कि जी सलामती, कौमी सलामती को कोई नुकसान पहुंचा है, तो फिर वहां पे नजर आ जाता है कि कौमी सलामती के सबसे बड़े अदारे ने ही इस साइफर के बारे में अमेरिकन गवर्नमेंट को, एम्बेसी को क्या डिमाशे लिखा है, क्या अल्फाज उसमें इस्तेमाल हुए हैं, और उसमें अगर आप डिमाश करते हैं तो वजूहात लिखते हैं कि जी क्यों हम आपको ये सख्त तंबीह कर रहे हैं, ये वार्निंग दे रहे हैं फॉर द रीजंस। वो रीजंस उन गवाहों से पूछे जाते कि ये क्यों डिमार्श हुआ था, जरा बताइए क्या किया था अमेरिकन हुकूमत ने, क्या वजूहात बनी कि उनको ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी सलामती के सबसे बड़े अदारे को ये लेटर भेजना पड़ा। तो ये बातें जब सामने आती तो उससे पहले एक और इंदिया इमरान खान साहब ने दे दिया था कि वो इसको इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी चैलेंज कर सकते हैं, जिसमें वो चाहते थे कि डोनाल्ड लू और उस वक्त जनरल बाजवा थे, इनको बुलाया जाए। और जब बाहर की अदालतों में केस अगर कोई किसी भी स्टेज पे खोला जाता है, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर यहां से लोग नहीं जा सकते या नहीं भेजते, तो ये जो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, खासकर जो विटनेसेस की स्टेटमेंट्स और क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, इसको एक लीगल स्टेटस दिया जाता है, इसको एज इट इज मनोअन तस्लीम कर लिया जाता है। तो ये बातें ऐसी होनी थी बाहर की दुनिया में कि जनाब ये जो बात हो रही है कि अमेरिकन गवर्नमेंट को पाकिस्तान डिमार्श कर रहा है, तो इसमें एक तरफ तो अमेरिकन गवर्नमेंट है और इसके दूसरी तरफ क्या एलिमेंट है कि वो अमेरिकन गवर्नमेंट्स कोई हेलीकॉप्टर के जरिए ओसामा बिन लादेन की तरह तो नहीं आए थे, वो किसके जरिए ऑपरेट करना चाह रहे थे। राजा साहब, I'll come back on this very important point. एग्जामिनेशन को रोका। राजा साहब, I'll come back on this very important point. पहले मुझे ये बता दीजिए कि ये जो वकलाए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनकी टीम, जिस तरह मैंने यही सवाल किया साकिब बशीर साहब से भी, इनका अपेयर ना होना क्या ये सफिशेंट था इस बात के लिए कि स्टेट काउंसिल्स अपॉइंट कर दिए जाते, या वकला को, या आपकी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है कि आपको हर सूरत में, हर केस में, हर समात में यकीनी बनाना होता है, और अगर आप पेश ना हुए तो फिर आपके जो जिनका आप केस लड़ रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं, फिर वो जाने, अदालत जाने और सरकारी वकील जाने, ऐसा ही होता है? देखिए, अगर मैं इमरान खान का वकील होता तो मुझे ये बड़ा क्लियरली पता होता है कि ये एक नॉर्मल केस नहीं है। ये जो हम वकला डेली केसेस करते हैं रूटीन में, ये उससे हट के केसेस है। ये वो केस है कि जो इस वक्त इस मुल्क के एक सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर के लिए साबिक वजीर आजम का केस है। ये केस एक इंटरनेशनल रिप्यूट हासिल कर चुका है, फेम हासिल कर चुका है, और इसमें एज ए लॉयर मैं समझ रहा होता कि जनाब ये जो जिरा वाला काम है, मैंने अपना केस सारा इसी पे डेवलप करना है, और एज ए लॉयर मुझे ये अंदाजा होता है कि जिस दिन मैं नहीं आऊंगा, ये मुमकिन तौर पे मेरे जिरा के राइट को क्लोज कर सकते हैं। स्टेट काउंसिल तो बात की बात है, क्लोज कर सकते हैं और इससे नुकसान हो सकता है। तो मैं अपने तौर पे समझता हूं, वकला की टीम को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। वकला जो है वो अगर बर वक्त पेश होते। मैं वापस आता हूं आमिर साहब, इसको ज़हन में रखना चाहिए। राज साहब, I'll come back to you। मुझे बताइएगा साकिब बशीर, अब जो सज़ा सुनाई गई है इसमें कौन से सेक्शंस जो हैं जिनके तहत ये सज़ा सुनाई गई है? फिर जाहिर है कि हम इस बात को ज़रूर डिस्कस करेंगे कि अपील में जब ये मामला जाएगा तो फिर क्या होगा। एग्जैक्टली सज़ा जो है वो किन सेक्शंस के तहत सुनाई गई?
अभी तक तो फैसला जो है वो फैसला डिटेल जजमेंट आई नहीं है और उसमें नहीं आइडिया कि जज साहब ने किस बुनियाद पर ये सज़ा सुनाई है। सिर्फ इतना ही पता है कि जज साहब ने आज जब जो 342 की जो स्टेटमेंट होती है उस स्टेटमेंट जैसे ही हुई तो वहाँ पे उन्होंने उनको रोस्टरम पर बुलाया और वहीं पे उनको ये बताया गया कि आपको 10-10 साल कैद की सज़ा जो है वो सुनाई गई है। तो अभी तक जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत है उनकी जानिब से डिटेल जजमेंट जारी नहीं की गई जिसमें रीजनिंग हो कि जो एक्ट का जो सेक्शन 5 है, सेक्शन 9 है शाह महमूद कुरैशी पर, क्योंकि सेक्शन 9 था और जो इमरान खान है उन पर सेक्शन 5 लगा हुआ था, तो उसमें किस किस में उनको सजा दी गई है। और अगर ये जुर्म है भी तो दोनों अशखास की जुर्म की नौयत तो मुख्तलिफ होगी ना। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों का एक जुर्म तो नहीं होगा, नहीं अलग अलग बिल्कुल। तो उनके लिए सजा जब एग्जैक्टली सेम सुनाई गई 10-10 साल कैद बामुशक्कत, ये क्या हुआ कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनके बारे में ये रिपोर्ट हो रहा है कि उनका तो बयान भी नहीं हुआ। जी बिल्कुल, ये भी चीज़ आई है कि बयान नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन साइड है उनका ये दावा है कि जो स्टेटमेंट है या जो सवाल नामा दिया गया था तो उनके वो क्वेश्चन उनके पास था, वो लिखवाते रहे शाह महमूद कुरैशी कुछ चीज़ें लिखवाई 36 सवाल उन्होंने गुज़श्ता अब वो कहते हैं कि वो कंप्लीट नहीं हुए, तो इस वजह से इन्होंने कहा जी मेरे तो स्टेटमेंट ही नहीं हुई। तो ये बात तो वैसे अगर एक मेरिट पे की जाए, अगर वो कंप्लीट नहीं हुए तो फिर तो वो बात तो वही बनती है कि 342 की स्टेटमेंट नहीं हुई। और ये अगर स्टेटमेंट ये अगर साबित करने में कामयाब हो गए इनके वकला आगे अपील में या इनिशियल स्टेज पे भी, तो ये एक बहुत बड़ा डंड डालेगी उस ट्रायल में जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे जो है वो सुकम जो है वो किसी न किसी सूरत में मौजूद हैं। सरकारी वकील आए और सारी चीज़ें जो है वो मतलब पूरा केस जहाँ पे खुलना था वहाँ पे सरकारी वकील आके उन्होंने जो है वो चार्ज संभाल लिया और एक तरफ भी सरकार और दूसरी तरफ भी सरकार, दोनों ने जो है वो मिलके 10-10 साल सजा जो है वो सुना दी गई। सही मुझे ब्रेक लेनी है। शुनीद ये भी चल रही है कि तोशाखाना केस में भी फैसला जो है वो आज रात या फिर अगले 24 से 36 घंटों में आ सकता है, और ये मामलात जब अपील में जाएंगे और फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग कि क्या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री उनका ये इख्तियार है, वो ये कर सकते थे जो उन्होंने किया। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाफिज़ एहसान खोकर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर कानून हैं। राजा आमिर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मामला है कि जो सज़ा सुनाई गई है 10-10 साल कैद बामुशक्कत साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को। अब ज़ाहिर है कि ये मामला दोबारा से इट हैज़ रीसरफेस्ड और हर बंदा जो है वो इस पर बात कर रहा है। इसका बैकग्राउंड जो है वो मैं ब्रीफली आपके सामने रख दूँ, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। साल 2022 फरवरी का महीना, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान रूस के दौरे पर जाते हैं। रूस के दौरे पर जब वो जाते हैं तो उस वक्त अमेरिका के कौमी सलामती मशीर जेक सुलिवन टेलीफोन कॉल करते हैं। उस वक्त के हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोहिद यूसुफ को धमकी दी जाती है। ये कहा जाता है कि आप वहाँ पर मत जाएं, अच्छा मौका नहीं है वरना आपके लिए कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बावजूद इसके कि कॉन्सिक्वेंसेस का अमेरिका की तरफ से कहा गया, दौरा जारी रहता है। दौरे से जब वापस आते हैं उसके बाद की सिचुएशन आपके सामने है कि पाकिस्तान में एक ऑलरेडी दाखिली वजूहात मौजूद थी और अपोजिशन बड़े अरसे से खिचड़ी पका रही थी कि इमरान खान को डी सीट करना है, इक़्तिदार से बेदखल करना है, ख़ुद आना है और कुछ बहुत ही अहम फैसले, अपॉइंटमेंट्स के फैसले कम अज़ कम इमरान खान को नहीं करने देने। सियाको सबाक सबको मालूम है। इमरान खान साहब वापस आ जाते हैं 8 मार्च 2022
तहरीक अदम एतमाद जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ आती है। उससे एक दिन पहले वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद से असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट के वो मुलाकात करते हैं, डोनाल्ड लू, और वहाँ पर उनको कुछ बातें बताई जाती हैं इस पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल के हवाले से भी, नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से भी, और इमरान खान साहब के साथ काम करने या ना करने के हवाले से भी। और फिर उसी की बुनियाद के ऊपर इमरान खान 27 मार्च को, वो किस तरीके से उनके पास पहुंचता है, 27 मार्च को एक जलसा करते हैं इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में, और वहाँ पर वो एक कागज़ लहरा कर कहते हैं कि ये वो ख़त है और साजिश का सबूत है, इसमें कोई मुल्क मुलव्वस है। और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान का बयानिया सर चढ़कर बोलने लगता है, बड़ा पॉपुलर होता है। इमरान खान की पॉलिटिक्स को एक नया टर्न मिलता है और इमरान खान के मैसेज जो है वो ज़बान ज़द-ए-आम हो जाता है, मज़लूमियत का तासुर भी बनता है। अब इस सारे मामले में एक बात तो बड़ा उभर कर सामने आई है कि उस साइफ़र में जो कुछ गुफ्तगू हमारे सफ़ीर असद मजीद साहब ने लिख कर भेजी थी, वो यकीनन ऐसी थी कि जिसके ऊपर एतराज़ किया जा सकता है। किसी भी आज़ाद मुल्क के ख़िलाफ़, उसकी इलेक्टेड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई और मुल्क ये कैसे कह सकता है कि इसको डी-सीट किया जाए, इसको हटाया जाए, अगर ये वज़ीर आज़म रहा तो हम काम नहीं कर सकेंगे। ये मदाखलत थी, ये साजिश थी, ये जो कुछ भी था। पाकिस्तान की कौमी सलामती की कमेटी एक नहीं दो मरतबा इसके ऊपर एतराज़ भी उठाती है, डिमार्श भी किया जाता है। अब सवाल ये है कि क्या चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, उनका ये इख्तियार है, क्या पाकिस्तान का मुंतखब वज़ीर आज़म ये इख्तियार रखता है कि इस किस्म की अगर कोई हरकत बैरूनी दुनिया से कोई करे तो वो शायद चाहे साइफ़र की सूरत में हमारी हुकूमत को कम्युनिकेट की जाए या किसी और सूरत में, तो वह आवाम को एतमाद मिले। असल मामला ये है। एहसान खोखर साहब, अब मुझे ये बताइएगा कि क्या जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, सदूर होते हैं, उनको एक इस्तिस्ना भी हासिल होता है? क्या इस सारे मामले में आप समझते हैं कि जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है उनका ये इख्तियार था, वो ऐसा कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। पाकिस्तान के अंदर दो लॉ ऐसे हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को डील करते हैं। एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है और उसके अंदर एक आर्टिकल है 248 जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जो सर्टेन एक्ट्स हैं उनके अंदर इम्यूनिटी हासिल होती है। और दूसरा उसके अंदर है वो आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के, जिसके अंदर कोई भी शख्स जो पाकिस्तान का पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, हेड ऑफ स्टेट हो, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखता हो या आपके सिविलियन डिपार्टमेंट से हो, वो लीगल अंडर द ऑब्लिगेशन होता है कि कोई भी चीज़ जो ऐसी हो जो उसके इल्म के अंदर लाई जाए, जो वो सर्टेन कैटेगरीज़ के अंदर आते हैं, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स आते हैं, आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स उसके अंदर आती हैं, और उसके बाद वो ऐसे इसे जो पाकिस्तान का प्राइम इंटरेस्ट होता है उनको आप डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। और अगर आप उनको डिस्क्लोज़ करते हैं तो उसके सेक्शन कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं, और वो है सेक्शन 5 है, सेक्शन 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, मुख्तलिफ कैटेगरीज उसके अंदर है, और सेक्शन 9 भी है। और उसके अंदर एक पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है जो 3 साल से लेके जो है वो डेथ तक उसको दी जा सकती है। अब अगली जो चीज़ ये है कि क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जो ऑफिशियल केबल्स हैं, जो डिप्लोमेटिक केबल्स हैं, उनके ऊपर इस्तेहकाक है या नहीं है यही वो एक क्वेश्चन मार्क है जिसको लेके आगे जाया जा रहा है। और दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सारी एक्सरसाइज के अंदर, कि क्या पाकिस्तान को थ्रेट किया गया था या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी थी उस केबल के अंदर जिसको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने वेव किया। तो 4 बंदे इस सारी एक्सरसाइज के अंदर इंपॉर्टेंट है। एक वो असद मजीद साहब हैं जिन्होंने उस डिप्लोमेटिक केबल को जनरेट किया, और उन्होंने कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आके कहा कि ना उसके अंदर साजिश थी और ना उसके अंदर जो था वो थ्रेट था उस चीज़ के अंदर। दूसरा अगला ये है कि वो जो फॉरेन ऑफिस के सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि हमारा जिम्मेदारी थी कि हम प्राइम मिनिस्टर को भिजवाते, और प्राइम मिनिस्टर से वो केबल जो है या साइफर हमें वापस नहीं आया। और तीसरी आगे जो चीज़ आ गई वो आ गई आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर है, उसने 3 चीज़ें कही। उसने एक तो ये कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को वो साइफर दिया और उस साइफर के अंदर हुआ ये कि मुझे वो वापस नहीं आया या वो डॉक्यूमेंट वापस नहीं आया। दूसरा उसके अंदर एक आपको याद है कि एक ऑडियो लीक्स हुई जिसके अंदर एक मीटिंग का भी जिक्र हुआ, और उस मीटिंग के अंदर कहा गया कि इसको अब पॉलिटिकली प्ले अप करते हैं उस चीज़ के अंदर, और उसी का कॉन्सिक्वेंस था कि आपके सामने 27 मार्च का एक जलसा हुआ और उस जलसे के अंदर वो चीज़ वेव की गई। अब ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको अलाउ करता है और ना ही हमारा जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उस चीज़ को अलाउ करता है, और दुनिया के किसी मुल्क के अंदर ये चीज़ें अलाउ नहीं की जाती कि आपको डिप्लोमेटिक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन आए
वो आप इस तरह आके पब्लिक के अंदर वेव करें और वेव करके आप एक पॉलिटिकल नैरेटिव को जनरेट करें और उस नैरेटिव जनरेट की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के अंदर ये इल्ज़ाम आए कि हमारी रजीम जो है उसको चेंज किया गया। और रजीम जो है उसके अंदर बुनियादी चीज़ ये ऐसा ये है कि जब आप डेमोक्रेसी के अंदर होते हैं तो उसके अंदर जो है इफ़ एंड बट आपके सामने आते हैं और आपको मेजॉरिटी सस्टेन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आप उन डेट्स को भी याद करें कि जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि मैं अल्लाह से दुआ मांग के करता था कि ये सारे इकट्ठे हो गए और मेरे ख़िलाफ़ लेके आए हैं और मैं इनकी सारी की सारी विकटें गिरा दूंगा, मेरे पास प्लान ए भी है, प्लान बी भी है, प्लान सी भी है। तो वो सारी जो पॉलिटिकल चीज़ें थी जब आप उनको कॉन्सिक्वेंशियल चीज़ों के अंदर लेके जाते हैं लिटिगेशन के अंदर तो वो आपके लिए प्रॉब्लम आता है। वही तोशा खाना के अंदर आया, वही इलेक्शन सिंबल के अंदर आया और वही इस केस के अंदर नज़र आया कि बाहर तो आपने स्टैंस लिया हुआ है पॉलिटिकल नैरेटिव और एक पॉपुलर स्टैंस ये है कि जी हमने ये काम किया, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एक सिंपल सा मामला ये था कि जो आप पे एक एलिगेशन आया और वो भी एलिगेशन जो है उसकी इंक्वायरी अगस्त 2022 के अंदर साल 2022 में ये मामला क्यों दबा रहा? 2023 के मिड में आकर ये क्यों नहीं ये होता है? 2022 से स्टार्ट हुआ है। अगर आप इसको देखें कि जो इसकी इंक्वायरी कंप्लेंट जनरेट की गई है फ्रॉम सेक्रेटरी इंटीरियर जो है वो जनरेट की गई थी उस दौर के जो उनका नाम खोखर साहब था जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने उसको जनरेट किया। उसके ऊपर फिर इन्वेस्टिगेशंस आई, उस इन्वेस्टिगेशंस के बाद इंक्वायरीज हुई, इन सारों को ज्वाइन किया गया। ज्वाइन करने के बाद जो है एक एफआईआर जो थी वो एफआईआर जाके तो अगस्त 2016 के अंदर आई और उसके बाद एक चलान सबमिट हुआ और इसके अंदर 23 विटनेसेस आए। इसके अंदर एक सिंपल सा सवाल है, वो ये है कि क्या ये चीज़ें जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लेवल के ऊपर इनका डिस्क्लोजर बनता है या मुनासिब है? आपको दुनिया भर के अंदर कई एग्जांपल नहीं मिलेगी कि आप इसको ये कहें कि प्राइम मिनिस्टर को या हेड ऑफ स्टेट को इम्यूनिटी हासिल है। तो जब ये चीज़ है तो फिर अगला ये कहना कि हमने उस चीज़ को साबित ये बहरहाल एक दिलचस्प सवाल है, बट द फैक्ट रिमेन्स के दो ममालिक हैं, एक ब्राज़ील और एक पाकिस्तान। बुध के रोज़ जिस दिन इमरान खान साहब फरवरी की 23-24 तारीख को जब पहुंचे मॉस्को, उससे एक बुध पहले ब्राज़ील के सदर जायर बोल्सोनारो भी वहां पर पहुंचे थे। दोनों को कॉन्सिक्वेंसेस का कहा गया था। दोनों इस वक्त इक़्तिदार में मौजूद नहीं हैं। ब्राज़ील में लूला डे सिल्वा आ चुके हैं, इमरान खान भी डीसीट हो गए थे और इस सारे मामले को इमरान खान ने सियासी तौर पर बहरहाल इस्तेमाल किया। लेकिन क्या सियासतदान को ये सियासत करने की या इस तरह की सियासत करने की इजाज़त होनी चाहिए? दैट इज़ द एक्चुअल क्वेश्चन। राजा आमिर अब्बास साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो इंफॉर्मेशन थी उसमें वो सामने आई, साइफर जो कोडेड डॉक्यूमेंट है वो तो किसी की नज़र में नहीं आया। तो क्या जो जिन सेक्शंस के तहत बहरहाल अगर 10 साल के आज सुनाई गई है तो इसमें यकीनन सेक्शन 5(3)(b) या दीगर सेक्शंस जो है उनको ये 3 सेक्शन है, सेक्शन 5 है, सेक्शन 9 है और पीपीसी का 34 है। हाँ, इनको इन्वॉल्व किया गया होगा। तो वो जो डॉक्यूमेंट है उसके हवाले से आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, ख़ासतौर पर जब आप जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जब इसी केस में ज़मानत वाला मुकदमा सुना था उसमें तो उनके जो रिमार्क्स थे उसके मुताबिक तो इतना संगीन नौयत का जुर्म नहीं था। इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अभी हाफिज साहब ने जो बातें की, आपने जो बातें की, सुप्रीम कोर्ट के जो बात की, इन सब चीजों को डिटरमिन किसने करना था? ना मैंने टीवी पे टॉक शो में बैठ के करना था, ना हाफिज साहब ने करना था, ना सुप्रीम कोर्ट ने करना था। इसको डिटरमिन करना था ट्रायल कोर्ट ने। ट्रायल कोर्ट में ये कौन सा केस था? एक क्रिमिनल केस था। क्रिमिनल केस में कैसे डिटरमिन होता है? वहां पे एविडेंस के जरिए होता है। एविडेंस के 2 हिस्से होते हैं। एक होता है कि जी जो प्रोसिक्यूशन का एविडेंस है जिसको हम एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। दूसरा होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, कि आप उन्हीं गवाहों से पूछेंगे कि जनाब ये जो एक्शन हुआ या एक्ट्स ऑफ ओमिशन या कमीशन ये किस तरीके से जुर्म बनते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो प्रोसेस ने डिटरमिन करना था। फिर किसी भी क्रिमिनल केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई जज करता है वो ये करता है कि क्वेश्चन फॉर डिटर्मिनेशन कि हमने डिटरमिन क्या करना है। उसके बाद जाके ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस, फिर कोई डिफेंस वाले अगर अपना एविडेंस लाना चाहते थे उसको देखा जाता। ये हम और आप टीवी पे नहीं डिटरमिन कर सकते। ये जिस फोरम पे था
उस फोरम ने इसको डिटरमिन करना था। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है इस पूरे केस में कि आई एम 100% श्योर अभी इसकी केस फाइल आ जाएगी सामने कि ये जिस डॉक्यूमेंट का जिक्र हो रहा है इन तमाम जगहों पे, क्या किसी ने उसको देखा कि उसके कंटेंट्स क्या थे, कि क्या वो नेशनल सिक्योरिटी इंटेग्रिटी या उससे कोई रिलेटेड था? क्या जज साहब, अब जज साहब किसी कमरे में बैठ के तो उसको नहीं देख सकते ना फॉरेन ऑफिस जाके, क्योंकि उन्होंने केस की जो मिसल होती है फाइल पे उसको लाना है कि जी ये है वो डॉक्यूमेंट जिसको भले से आप वकला को भी ना दिखाइए लेकिन जजमेंट में आए और आप बताएं कि इसके कंटेंट्स जो से हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं नेशनल सिक्योरिटी से। दिस थिंग इज मिसिंग। देन द ट्रायल में जो क्रॉस एग्जामिनेशन है जिसमें इन तमाम सवालात के जवाब किसने देने थे, वो जो हमारा कंप्लेनेंट है सेक्रेटरी इंटीरियर, उसने कोई जवाब नहीं देना था क्योंकि वो उसका कस्टोडियन नहीं था, वो तो फॉरेन ऑफिस की वो एसओपीज जो कि रिलेट करती हैं किसी भी साइफर से या केबल से नहीं जानता था। तो उससे पूछा जाना था कि भाई आप कंप्लेनेंट कैसे बने हैं, आपका क्या ताल्लुक है, आपको पहली दफा इंफॉर्मेशन किसने दी, और फिर फॉरेन ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉइज थे उनसे बहुत सी चीजें पूछनी थी, उनके जवाबात आने थी, बहुत सी चीजों ने सरफेस करना था। एंड टू मी ईसा दिस इज द ओनली रीजन कि उन क्रॉस एग्जामिनेशन से छुपने के लिए सरकारी वकला को लाया गया, उस क्रॉस एग्जामिनेशन के प्रोसेस को खत्म किया गया, क्योंकि ये एक ऐसी सुबकी होनी थी दुनिया भर में कि जी पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है। अभी उस तरफ में नहीं आया कि जी प्राइम मिनिस्टर का ओथ जो सा है वो उसको क्या इजाजत देता है, आईने पाकिस्तान क्या इजाजत देता है, और अगर हम डिमार्च करते हैं तो डिमार्च इसीलिए करते हैं कि किसी नापसंदीदगी का इजहार करते हैं किसी एक्शन पे। तो वो नापसंदीदा एक्ट क्या था, ये चीजें जब नहीं आई और ये केस बनाना ही सरासर गलती थी, और उस गलती को धोने के लिए अब जल्दी जल्दी ये इस किस्म का हुआ है। और जब ये ट्रायल में जाएगा तो उसमें अपील में जब ये जाएगा तो आप देखेंगे कि ये ऐसे लैक्यूनस हैं कि जो इस पूरी प्रोसीडिंग्स को विशिएट कर देंगे, खत्म कर देंगे, और ये यहां का यहीं दबा रह जाएगा। और जो एक सियासी इससे आर्म ट्विस्टिंग करनी थी वो आपके सामने है और वो हो चुकी है। सही। राज साहब मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक लेनी है, ब्रेक वापस आएंगे तो जाहिर है कि ये बात करेंगे कि ये मामला जब अपील में जाएगा उस वक्त इस मुकदमे का क्या बनेगा, और ये जो सज़ा सुनाई गई है क्या ये ठहर सकेगी या नहीं ठहर सकेगी, और फिर जाहिर है कि एक लाइन जो है वो भी ड्रॉ करने की ज़रूरत है कि क्या किया जा सकता है क्या नहीं। इस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाफिज एहसान खोखर साहब, इस बात को तो हर बंदा तस्लीम करता है कि जब आपने रियासत चलानी है, मुल्क चलाना है, तो उसके लिए कुछ असूल तो रखने पड़ेंगे, उसके बगैर तो नहीं चलाया जा सकता। और कोई भी शख्स जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के मनसब पर बराजमान हो रहा हो, आर्मी चीफ के ओहदे के ऊपर या दीगर वो ओहदे जिनके ऊपर रहते हुए आप तक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, हसास मालूमात, मुल्की राज, कौमी सलामती से मुतल्लिक चीज़ें शेयर की जाती हैं, ज़ाहिर है कि अगर उनको पब्लिक किया जाए तो उसका एक असर भी होगा, और वो नहीं किया जा सकता। लेकिन वो लाइन कौन सी है जिसको क्रॉस नहीं किया जा सकता, और क्या इमरान खान ने वो लाइन क्रॉस की है? चाहे कारगिल का मामला हो, एटमी धमाकों का मामला हो, टोमाहॉक मिसाइल के रिवर्स इंजीनियरिंग का मामला हो, दीगर मामलात हों, इन द लाइन ऑफ फायर, परवेज़ मुशर्रफ साहब की किताब, दीगर सियासतदानों के एक्सप्लोसिव इंटरव्यूज़, बहुत सारी माजी में ऐसी तफसीलात जो कि
अदरवाइज मीडिया में और पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होती, वो बहरहाल आती रही हैं। तो वो कौन सी लाइन है और क्या इमरान खान ने आपके ख्याल में प्रैक्टिकली वाकई ऐसा काम कर दिया, या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री मिनट्स ऑफ द मीटिंग साइफर को डी कोड करवाने के बाद उसकी जो मतन है वो शेयर करके फिर वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग उसको बुनियाद के ऊपर उसको पब्लिक करके क्या वो वाकई इतने संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया है, या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री जो मुल्क के वोटर्स के वोट की बुनियाद पर इलेक्ट होकर आया हो उसका ये इख्तियार है कि वो ये कर सकता है कि अगर कोई इस किस्म की काम इंटरफेरेंस कर रहा है बैरूनी दुनिया से हो रही है तो उस पर पब्लिक को एतमाद मिले। देखिए इस सारे केस के अंदर कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, इसके अंदर एक वो साइफर है, एक डॉक्यूमेंट है, और उसके अंदर जो असल इशू है वो है उसके फैक्ट्स को ट्विस्ट करना। और ट्विस्ट के अंदर जो दो चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट है, एक है कॉन्स्पिरेसी, और उस कॉन्स्पिरेसी के बाद है आपका इसका क्या नाम है थ्रेट करना। अब दोनों चीज़ें जो हैं, जब आपकी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग आई है, दो मीटिंग्स इस पे आई हैं जिसके आपने हवाला दिया है, दोनों के अंदर इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं किया गया, चूँकि उन दोनों मीटिंग्स के अंदर आपके वो एम्बेसडर मौजूद थे जिन्होंने यहाँ के स्टेटमेंट दिए। और अगर आप दोनों मीटिंग के मिनट्स देखें तो उसके अंदर ये क्लैरिटी के साथ कहा गया कि इसके अंदर ना थ्रेट्स था ना कॉन्स्पिरेसी थी, बट जो बातें हुई हैं वो डिमार्शे के काबिल, और डिमार्शे उस चीज़ के अंदर दिया गया। अब बात यहाँ तक तो रहती तो बात ठीक थी, लेकिन अब बात उसके अंदर अगर आप corroborative पे चले जाएं और वो एक फैक्ट्स जो हैं वो आपके सामने आए और फैक्ट्स डिस्क्लोज कौन करें, जो आपके क्लोज एडी हैं, जो आपके सेक्रेटरी हैं, और वो सेक्रेटरी ये कहें कि मुझे ये कहा गया है कि इसको हमने अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना है और इसको हमने पॉलिटिकली प्ले अप करना है, और वो जो ऑडियो आपके सामने आई है उसको आज तक जो है वो रिफ्यूट नहीं किया गया कि वो वीडियो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब अगर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो फिर एक क्वेश्चन मार्क बनता है कि क्या नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स को ट्विस्ट किया जा सकता है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरा उस चीज़ के अंदर है कि वो शख्स जिसने उसको जनरेट किया है वो नेशनल सिक्योरिटी के मीटिंग के मिनट्स, तो एक आपकी इन कैमरा मीटिंग है, वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आपसे आके ये कहता है कि जी मैंने इसके अंदर दोनों चीज़ों का जिक्र नहीं किया। और इन फैक्ट्स को जब स्ट्रेंथन वाली बात आती है तो आपका ही प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी जब अदालत के अंदर ये कहता है कि जी मैं इसको ओथ पे कहता हूं, तो आप कहते हैं मेरे ओथ पे आपके ओथ पे मुझे यकीन नहीं, आप कुरान पाक लेके आए। फिर वो कुरान पाक आता है, उसके ऊपर आप हलफ रखता है और उस हलफ के बाद आके बात जाती है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ईसा ये है वो ये है कि हमें किसी न किसी जगह अब स्टॉप कर देना चाहिए इन सारे इशूज़ को, और उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारी लीगल मैटर्स हैं उसके अंदर पॉलिटिकल और ट्विस्टिंग और नेशनल सिक्योरिटी को हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर ये केस प्योर लीगली लड़ा जाता जिसके अंदर ये पॉइंट्स भी थे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन वाला है या वो साइफर किस जगह एग्जिस्ट करता है या उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाता, ये तो प्रोसिक्यूशन का काम था। सिंपल सा केस था प्रोसिक्यूशन का कि जी आप अंडर द लीगल ऑब्लिगेशन आपको डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए था। उसका ये जवाब आ जाता कि जी मैंने इसको जो डिस्क्लोज किया है या मैंने उसको डिस्क्लोज नहीं किया है। अब उसकी जाके एक्सप्लेनेशंस के ऊपर चले जाना, फिर उसको आप लेफ्ट राइट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाना। अब भी मैं समझता हूं इस चीज़ के अंदर आपने देखा होगा कि ये दोनों जो डिफेंस थे इस चीज़ के अंदर कि मैं इसको पॉलिटिकल नैरेटिव को एक आपका इम्यूनिटी की तरफ लेके जाऊं, तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी दोनों को उसको रिजेक्ट किया था। अब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं, जो जस्टिस मंसूर की और जस्टिस अतर मिनल्ला की थी, उन्होंने कहा था कि अभी वो चीज़ें बनती नहीं और उस वक्त वो एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं आई थी। उन्होंने कहा कि अगर वो एविडेंस वो रिकॉर्ड पे आएगी तो फिर ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि कौन सा सेक्शन 5(3) है जिसका जिक्र किया है। अभी हम समझते ये हैं कि वो ऑफेंस नहीं लगता, और उन्होंने कहा चूंकि इसकी सजा कम है, और मैं समझता हूं वो फैसला इसलिए भी ठीक था कि जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस दी थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टोन डाउन करना चाहिए था, नहीं तो ट्रायल ने बायस हो जाना था, चूंकि फिर एविडेंस के बगैर भी आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजह। अभी मैं समझता हूं कि अगर सिर्फ ड्यू प्रोसेस के ऊपर या क्रॉस एग्जामिनेशन के केस किया जाएगा तो ये मामला जिस तरह आगे 2 दफा रिवर्स हुआ है ये रिवर्स की तरफ जाएगा और वहीं से स्टार्ट होगा जहां के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन बनती है, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल और लीगल मैच्योरिटी का होना बड़ा जरूरी है। सही। राजा आमिर अब्बास साहब, मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि हम इसके खिलाफ अपील में जा रहे हैं, और जैसे ही अपील फिक्स होगी तो पहली समात में ही ये फैसला जो है वो उड़ जाएगा। डू यू एग्री? उनका कॉन्फिडेंस हमेशा इसी तरीके का होता है, और अदालत में जिस तरीके से उनके वकला पेश नहीं भी हुए और इवेंचुअली एक रीज़न तो मिला कोर्ट को
हम इस पे ज़रूर कह सकते हैं कि कोर्ट इस पे लीनियंस जो है वो लीनियंस ही दिखा सकती थी, थोड़ा सा शफकत बरत सकती थी, लेकिन ये वकला का कॉन्फिडेंस आपको लगता है कि ठीक है, उड़ जाएगा फैसला? राज साहब, आपकी आवाज़, आपका माइक म्यूटेड है, आप अपनी आवाज़ ज़रा खोल लीजिए जी। नहीं राज साहब, आपकी आवाज़ मेरे तक नहीं पहुंच रही जी। अब ठीक है जी, जी प्लीज़। हाँ जी, जहां तक ये फैसला है कि क्या ये सस्टेन कर सकेगा या नहीं, तो आई एम 100% एज ए लॉ स्टूडेंट श्योर कि इसमें ये ना सिर्फ उड़ जाएगा, ये रीट्रायल की तरफ भी नहीं जाएगा, इसको खत्म कर दिया जाएगा कि ये ऐसे इसमें फ्लॉज आगे हैं कि जिसका बेनिफिट एक्यूज्ड को जाता है। पहली पेशी पे होगा या नहीं, ऑब्वियसली पहली पेशी पे मैं समझता हूं कि मुमकिन नहीं है, शायद एक दो पेशियां हों, और कितना टाइम उसमें लगता है इसके बारे में भी आई एम नॉट श्योर कि उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको कब फिक्स करता है और क्या प्रायोरिटी देता है और कब सुना जाएगा। ऑब्वियसली अब लगता है ये इलेक्शंस के बाद ही होगा, और चूंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस होते हैं तो इलेक्शन के बाद देखेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है, क्या गवर्नमेंट बनती है, क्या चीजें हैं, और फिर इन केसेस का फैसला भी कानून अपनी जगह पे, कुछ सर्कमस्टांसेस भी होते हैं जिनमें केसेस के, ये पॉलिटिकल केसेस के फैसले होते हैं, तो तब देखा जाएगा। बहरहाल कानूनी तौर पे इन सिंगल लाइनर आई कैन से कि ये फैसला किसी भी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से सस्टेनेबल नहीं है, ये बरकरार नहीं रखा जा सकता, और गालिबन ये फैसला इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के फायदे में जाएगा कि ये पूरा जो केस है ये कोलैप्स कर जाएगा और वेरी इजीली